Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फाइलम टीनोफोरा, जिन्हें हम सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज या कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं. हमने टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन को रीड किया. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट्स फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम एक और नाम देते हैं फ्लैट वर्म्स. सो प्लेटिहेल्मिन्थीज और फ्लैट वर्म्स ये वो एनिमल्स है या ये वो ऑर्गेनिज्म्स है जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं हेल्मिन्थीज यानी कि वर्म्स. सो आई विल राइट हियर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि जो प्लेटी है, PLATY, प्लेटी मीन्स फ्लैट. ठीक. Helminthes means worms. So ये वो ऑर्गेनिज्म्स है जो फ्लैट होते हैं, यानी कि इनको ये नाम मिला इनकी बॉडी की शेप की वजह से. जो इनकी शेप होती है, जो इनका हम कह सकते हैं डिजाइन है बॉडी का, उसी के नाम पे इनको नाम पड़ा है प्लेटिहेल्मिन्थीज. यानी कि इनकी जो बॉडी है वो राउंड नहीं है, जैसे वी विल सी इन द नेक्स्ट फाइलम दैट्स नेमेटिहेल्मिन्थीज. इनकी जो शेप है, यानी कि इनका जो डॉर्सल साइड है, बैक साइड, दैट्स आवर डॉर्सल साइड, और इनका जो वेंट्रल साइड है, दे आर फ्लैट. यानी कि सपोज इफ दिस अ डॉर्सल साइड एंड इफ दिस अ वेंट्रल साइड, डॉर्सल और वेंट्रल साइड बिल्कुल एक से चिपके हुए हैं, फ्लैट है, इसलिए इनको नाम भी पड़ा है फ्लैटिहेल्मिन्थीज या प्लेटिहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म्स. यानी कि वो वर्म्स जिनकी बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल, ये नहीं कि राइट और लेफ्ट साइड, बल्कि जो बैक साइड और फ्रंट साइड, यानी कि डॉर्सल साइड और जो वेंट्रल साइड है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है. इसलिए उनको नाम पड़ा है फ्लैट वर्म्स. यानी कि इनका डॉर्सल साइड और इनका वेंट्रल साइड जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए है, फ्लैट शेप है. सो सबसे पहला पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि इनकी जो शेप है, जो इनका डायग्नोस्टिक फीचर है, बॉडी शेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बॉडी शेप. इनकी जो बॉडी शेप है वो फ्लैट है, इसलिए इनको नाम पड़ा है फ्लैट वर्म्स. बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर फ्लैट है तो कौन सा साइड, किस साइड से फ्लैट है. सो विल राइट dorso-ventrally flattened. Dorso-ventrally flattened यानी कि इनका जो डॉर्सल साइड है और इनका जो वेंट्रल साइड है वो फ्लैट है, इसलिए इनको नाम पड़ा है प्लेटिहेल्मिन्थीज. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जिन्हें हम कहते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज, इन्हें हम क्यों कहते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज, क्योंकि इनका जो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड है वो फ्लैट है, इसलिए इनको नाम भी पड़ा है फ्लैट वर्म्स या प्लेटिहेल्मिन्थीज. सेकंड, हैबिटेट, यानी कि इनका डिवेलिंग प्लेस, हैबिटेट. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने फाइलम स्टडी किया, जैसे हमने फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा स्टडी किया, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, हमने जो इन तीन फाइलम्स को स्टडी किया, ये तीनों फाइलम अभी तक एक्वाटिक थे. यानी कि हमने इन तीनों फाइलम को रीड किया. ये तीनों फाइलम कहां रहते हैं, पानी में. लेकिन पहली बार जो ये फाइलम है ये होली एंड सोली क्या, इसमें मोस्टली जो है वो है पैरासाइट्स. सो मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर या पैरासाइट. पैरासाइट अगर आपको याद होगा, जब हम प्रोटोजोआ स्टडी कर रहे थे, यानी जब हम प्रोटोजोआ रीड कर रहे थे, तो वहां पे हमने प्रोटोजोआ में तीन तरह के लोग पढ़े थे. एक वो जिनके होने से हमें फायदा है, यानी कि वो मेहमान जिनके आने से हमें फायदा है, तो उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक. दूसरा वो जिनके आने से या ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमेंसलिज्म. और थर्ड वो जिनके आने से हमें नुकसान ही है, यानी कि वो मेहमान जब हमारे घर में आते हैं, एक तो वो हमारा खाना नोच लेते हैं, हमारा खाना खाते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर पका होता है वो सब खाते हैं, उल्टा उनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है. तो ये वही है, उनको हमने नाम दिया था पैरासाइट. पैरासाइट जब किसी होस्ट, जब किसी बॉडी के अंदर चला जाता है, एक तो उस बॉडी का न्यूट्रिशन लेता है, उस होस्ट का न्यूट्रिशन लेता है, और साथ ही में उस होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है.
सो ये जो इनका हैबिटेट है प्लैटिहेल्मिंथेस, दे आर मोस्टली पैरासाइट। मैंने ये नहीं लिखा ऑल आर पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट। देन जब मोस्टली पैरासाइट है, सम आर फ्रेश वाटर, हम ये कह सकते हैं फ्रेश वाटर से बेटर है, विल राइट फ्री लिविंग। सम आर फ्री लिविंग, यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सम आर फ्री लिविंग, और जो ये फ्री लिविंग है इनमें कुछ टेरिस्ट्रियल भी है, टेरिस्ट्रियल, और कुछ एक्वाटिक। ये स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जो फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस है ये मोस्टली पैरासाइट है, यानी इनका जो हैबिटेट है इनमें सबसे मोस्टली क्या है, वो है पैरासाइट। वो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, दूसरे के सेल्स पे रहते हैं। लेकिन कुछ इनमें ऐसे भी है जो फ्री लिविंग है, और जो फ्री लिविंग है वो टेरिस्ट्रियल या एक्वाटिक भी हो सकते हैं। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इनमें एक क्लास है, क्लास टर्बिलेरिया, जो एक्चुअली क्या है, फ्री लिविंग, यानी कि वो एक्वाटिक या टेरिस्ट्रियल है, वो फ्री लिविंग है। लेकिन इनमें एक क्लास है, क्लास सिस्टोडा, या इनमें एक है जिन्हें हम बोलते हैं टीन या क्लास टैपवर्म्स, तो वो क्या है, वो या फ्लूकवर्म जो है वो एक्चुअली पैरासाइट है। वो हम लेटर ऑन देखेंगे जब हम इनकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। तो थर्ड कैरेक्टर वो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, क्या वो सेल्स की बनी है, टिश्यूज की बनी है, ऑर्गन की बनी है। हमने देखा फाइलम पोरिफेरा, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा फाइलम सीलेंट्रेटा, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एडवांसमेंट में हो रही है। पहले पोरिफेरा था, सिर्फ सेल्स के बने थे, फिर उसके बाद एक और फाइलम आ गया, उसमें एडवांसमेंट आ गई, वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो प्लैटिहेल्मिंथेस है ये किस चीज के बने हैं, ऑर्गन, यानी कि इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, ऑर्गन्स की। तो पहली बार इनमें क्या बने हैं, ऑर्गन्स। सो आई विल, मैंने इसको यहां पे सर्कल किया है, यहां पैरासाइट को भी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनमें जो प्लैटिहेल्मिंथेस में जो मोस्टली क्या है वो है पैरासाइट, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, इनकी बॉडी बनी है ऑर्गन्स की। तो टिश्यू से अपग्रेड ऑर्गन्स, फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा दोनों थे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब जो ये फाइलम आया इससे हमें पता चलता है कि टिश्यू ऑर्गेनाइज हो गए, किसमें कन्वर्ट हो चुके, ऑर्गन्स में। फोर्थ वन, बॉडी प्लान, यानी कि इनकी बॉडी का जो प्लान है वो क्या है, यहां पे वही है बॉडी प्लान जो फाइलम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा का था, क्योंकि इनके पास एक ही ओपनिंग है। सो वी कैन से दे हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? हमने पढ़ा है 3 तरह के बॉडी प्लान होते हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में। एक है सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान, नो माउथ नो एंड्स, कोई ओपनिंग नहीं। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वही माउथ भी है, वही एंड्स भी है, उसी से इंजेक्शन भी होती है, उसी से इजेक्शन भी होती है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा, ध्यान से, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस, दे हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि इनके पास एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है और वही एंड्स है। सो उसी ओपनिंग से ये खाना भी खाते हैं, उसी ओपनिंग से ये अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर भी फेंकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, बॉडी कैविटी, या उससे पहले हम लेंगे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, देखो बेटा, जो प्लैटिहेल्मिंथेस है इनमें 3 लेयर्स होते हैं, यानी कि ये इवॉल्व हो चुके हैं 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो पहली बार इस ग्रुप में मीजोडर्म डेवलप हुआ है।
इससे पहले हमने देखा सीलेंट्रेटा, टीनाफोरा, वो सिर्फ क्या थे, डिप्लोब्लास्ट थे। उनमें सिर्फ दो ही लेयर्स थे, एक था एक्टोडर्म और दूसरा क्या था, एंडोडर्म। लेकिन यहां पे 3 जर्म लेयर्स है, यानी कि यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे जो बॉडी फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो 3 लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो पहली बार इस ग्रुप में मीजोडर्म बना है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार मीजोडर्म स्टार्ट होगा, यानी कि मीजोडर्म बना, जिसमें पहली बार मीजोडर्म बना है, वो कौन है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। सो विल राइट हियर जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। शाबाश बेटा, क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जिसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं, यानी कि जहां पे 3 जर्म लेयर्स होंगे, जहां पे एक बॉडी डेवलप होती है, जहां पे एम्ब्रियो के ऑर्गन, जहां पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गेनोजेनेसिस होगी फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स। कौन कौन सा? आउटर, आई विल राइट हियर, आउटर एक्टोडर्म, inner endoderm and middle mesoderm. So यानी कि अगर हम कहते हैं कि these are triploblastic, what do we understand by triploblastic? यानी कि इनमें 3 जो इनकी जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि इनके बॉडी के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो 3 लेयर से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। सो इनमें पहली बार जो डेवलप हुआ है वो क्या है, मीजोडर्म। मैं यहां पे एनसर्कल करता हूं। सो पहली बार इनमें क्या बना है, मीजोडर्म। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम द फर्स्ट लेयर या मीजोडर्म इज फॉर्म, वो कौन है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट, जर्म लेयर्स के बाद हम पढ़ेंगे, हम रीड करेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हमने पढ़ा है, जब हम पहले कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे एनिमल्स के, तो मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था जब मीजोडर्म बनता है तो मीजोडर्म के आने से बॉडी कैविटी स्टार्ट होती है बनना। लेकिन यहां पे क्या है, नो डाउट यहां पे मीजोडर्म है, लेकिन अभी तक ट्रू कैविटी नहीं बनी है, यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो नहीं बनती है, ऑल्दो मीजोडर्म है, क्योंकि मीजोडर्म के होने से बॉडी कैविटी स्टार्ट होती है बनना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मीजोडर्म तो है लेकिन अभी बॉडी कैविटी नहीं बनी है, मैंने वो आपको दिखाया था डायग्राम में। सो इनमें क्या है, दे आर एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि जिन एनिमल्स में मीजोडर्म होता है वो अक्सर होता है सीलोमेट्स, लेकिन यहां पे मीजोडर्म होने के बावजूद सीलोम नहीं बना है, बॉडी कैविटी नहीं बनी है, इसलिए ये क्या है, ए सीलोमेट। मैं इसको एनसर्कल कर रहा हूं यहां पे, मींस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर ए सीलोमेट्स, यानी कि इनमें कैविटी नहीं है, ऑल्दो मीजोडर्म बना है। सो वी कैन से acoelomates, that is no mesoderm lined body cavity. No mesoderm lined body cavity, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी जो है उसमें मीजोडर्म नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट एक डायग्राम भी दिखाई थी जब हम पढ़ रहे थे एनिमल्स के कैरेक्टर्स, मैंने वहां पे दिखाया आपको कि कैसे सीलोम बनता है। तो एक सीलोम जो है जिसमें एंडोडर्म भी होता है, एक्टोडर्म भी होता है, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच जो एरिया है वो फुल्ली पैक्ड होता है, किसकी वजह से, मीजोडर्म की वजह से। ये तो वही है, वो यहां पे एक्टोडर्म, जैसे अगर मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, सपोज दिस एन एक्टोडर्म, दिस इज एन एंडोडर्म, जो ये एरिया है, ये एरिया जो है, दिस एरिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये एरिया तो फिल्ड है, पूरी तरह से फिल्ड है मीजोडर्म से। दिस एरिया इज फुल्ली फिल्ड विद मीजोडर्म। ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पे कहीं पे कैविटी नहीं है, मीजोडर्म तो है बट देयर इज नो कैविटी। सो अगर हम देखेंगे, दिस इज एक्टोडर्म, ये डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है,
दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, लेकिन जो मिडिल एरिया है दैट्स फिल्ड विद मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म पूरा एरिया फिल्ड है, देयर इज नो कैविटी फॉर्मेशन, यहां पे कहीं कैविटी नहीं बनती है। जब कैविटी नहीं है तो इनकी कैविटी हमको क्या कहेंगे, एसीलोमेट। अगर यहां पे कैविटी बनी होती, मीजोडर्म लाइन की वजह से कैविटी बनी होती, तो हम यही लिख सकते कि दे आर सीलोमेट। लेकिन यहां पे कहीं पे कैविटी फॉर्मेशन नहीं है, मीजोडर्म है, मीजोडर्म पूरी तरह से फिल्ड यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है दैट्स फुल्ली फिल्ड विद मीजोडर्म। मीजोडर्म ने वहां पे कैविटी फॉर्मेशन नहीं किया स्टार्ट, इसलिए ये क्या है, ए सीलोमेट। दैट इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है वो क्या है, ए सीलोमेट्स। आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम और कैरेक्टर स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे 7th पॉइंट, दैट्स बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, देखिए अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, हम उन्हें कहते हैं दे आर सिमेट्रिकल। इफ वी कांट डिवाइड एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हम उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। लेकिन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है दे आर सिमेट्रिकल, वी कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं बॉडी सिमेट्री। लेकिन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है इनमें जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री होती है एक ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। और वो वन प्लेन कहां से आ जाएगा, तो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सो बाइलेटरल यानी कि दो, बाई मीन्स दो, लेटरल यानी कि दो लेटरल साइड, एक राइट साइड दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में ओनली थ्रू वन एक्सिस और ओनली थ्रू वन प्लेन, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी जब हमने कैरेक्टर स्टडी किए। बाइलेटरल सिमेट्री, सपोज मैं दिखाऊंगा, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसका सेंटर है। हम इसको डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए जो प्लेन है ये पास ऑन होता है थ्रू सेंटर, तो यहां दो पार्ट्स हो गए और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे की, यानी कि एक राइट पार्ट है दूसरा लेफ्ट पार्ट। जो राइट और लेफ्ट पार्ट है दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से। We divided an organism into two equal parts through one plane and that plane of axis passed through the center. तो जब इसके दो इक्वल लेटरल साइड बन गए, यानी कि राइट साइड बन गया और लेफ्ट साइड बन गया, वो जो राइट और लेफ्ट साइड है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस सिमेट्री को हम क्या नाम देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड from anterior to posterior and the plane passes through the center, yani ki plane of axis pass through the center. Bilateral symmetry, that is a right and left side, a right and left side, or mirror image to each other. यानी कि जो राइट और लेफ्ट साइड है वो एक दूसरे की क्या है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। यह है बॉडी सिमेट्री। जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है देखो वो कौन सी सिमेट्री दिखाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 8th, हम इसे बोलते हैं केफलाइजेशन। देखिए इस ग्रुप में पहली बार फॉर्मेशन ऑफ हेड हो गया, यानी कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है इनमें पहली बार क्या बना, हेड बना। और हेड के साथ आगे क्या बने, माउथ। माउथ पे क्या बने, सेंसरी ऑर्गन्स। सो दैट मीन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है इनमें पहली बार क्या फॉर्मेशन हुआ, हेड फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ हेड स्टार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ हेड स्टार्ट्स। सो इस ग्रुप से क्या हुआ, पहली बार क्या स्टार्ट हुआ, हेड फॉर्मेशन, जिसे हम क्या नाम देते हैं,
केफलाइजेशन। व्हाट इज केफलाइजेशन? केफलाइजेशन मींस जब हेड बनना शुरू होगा। तो इन ग्रुप में हमने इससे पहले पढ़े पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, हमने कहीं पे बात नहीं की हेड की, लेकिन यहां पे पहली बार हेड बनना शुरू हुआ। सो इसको हम कहते हैं केफलाइजेशन। मींस केफलाइजेशन इज सीन, यानी कि इनमें हेड फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, मैंने पहले कहा इनमें जो बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि इनकी एक ही ओपनिंग है, वही है माउथ और वही है एंड्स। हेंस इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है इनकम्प्लीट। आगे चलकर जब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे एक ग्रुप ऐसा है जिनके पास टोटल एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, क्योंकि वो एंडोपैरासाइट्स है, उन्हें एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत है ही नहीं, वो सीधे एब्जॉर्ब करते हैं फूड फ्रॉम द होस्ट थ्रू बॉडी सरफेस। तो यहां पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, हम ये कहेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट। इनमें एक ही ओपनिंग है, वही है माउथ एंड वही है एंड्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दे हैव ओनली वन, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल, इनका जो गट है वो इनकम्प्लीट है, उनमें एक ही ओपनिंग है, वही है माउथ एंड वही है एंड्स। लेकिन इनमें एक क्लास ऐसा भी है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट है, वो हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इट्स इनकम्प्लीट, elementary canal is incomplete, elementary canal is incomplete, having only one opening, वही ओपनिंग क्या है, वो माउथ भी है और एंड्स भी है, यानी कि वही ओपनिंग एक्ट करती है एज अ माउथ एज वेल एज एंड्स। उसी से इंजेक्शन भी होती है और उसी से इंजेक्शन भी होती है। नेक्स्ट, 10th, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो सर्कुलेशन है वो एब्सेंट है। सो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एब्सेंट है, बोथ आर एब्सेंट। ना इनमें सर्कुलेशन होती है ना इनमें रेस्पिरेशन होती है, दे आर एनएरोबिक। इनमें क्या है, एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। यहां देखें, हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, हमने पॉरीफेरा पढ़ा, सीलेंट्रेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा। हमने वहां लिखा था कि उनमें एक्सक्रीशन जो होती है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, यानी कि उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन प्लेटिहेल्मिंथेस में पहली बार स्टार्ट हुआ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनना, और इनमें एक्सक्रीशन होती है किसकी वजह से, थ्रू फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स यानी कि इनमें जो एक्सक्रीशन है दैट ऑकर्स विद फ्लेम सेल्स, और ये अमोनोटेलिक है। इनमें एक्सक्रीशन होती है थ्रू अमोनिया। मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज चेक इट आउट। फ्लेम सेल की डायग्राम बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम सेल। ये डायग्राम जो है ये फ्लेम सेल की है।
दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ये देखिए इनके अंदर जो ये कैविटी है, इनमें क्या होता है, सीलिया होते हैं, लॉन्ग सीलिया होते हैं। एवं कुछ बुक्स लिखते हैं कि दीज आर फ्लैजिला, नो दीज आर सीलिया। ये देखिए, अब देखिए ये जो सीलिया की मूवमेंट होती है, ध्यान सुनिए, जब ये सेल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बनाती है तो ये जो सीलिया है, इनकी बीटिंग से या इनकी फ्लिकरिंग से वो टॉक्सिक जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर निकाला जाता है। इसी के नाम पे इनको नाम पड़ा है फ्लेम सेल। यानी कि जैसे हम देखते हैं कैंडल का जो टिप होता है ना, फ्लेम होता है ना, तो फ्लेम जो है इसी तरह जो सीलिया है ये ऐसे बीटिंग करता है, फ्लिकरिंग करता है, बिल्कुल उस कैंडल के फ्लेम की तरह। तो जिससे क्या करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या निकालती है, बाहर निकालता है। तो जो फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल में हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल का, यह है इसके सीलिया, लॉन्ग सीलिया है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि दीज आर फ्लैजिला, नो दे आर सीलिया। और जो ये सीलिया होते हैं ये बिल्कुल इनकी जो शेप है बिल्कुल कैंडल फ्लेम की तरह होती है। और इनके फ्लिकरिंग से क्या होता है कि जो इनके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल। सो दिस इज न्यूक्लियस, these are pseudopodia, these are globules of excretion, and these are long cilia जो अपने फ्लिकरिंग मूवमेंट से, यानी कि जो इनके बीटिंग से, ये जो सीलिया है इनके बीटिंग से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। इसी के नाम पे से पड़ा है नाम फ्लेम सेल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, ठीक है। तो इनमें एक्सक्रीशन किससे होती है, फ्लेम सेल से। तो इनमें पहली बार एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा गया है जिसका नाम है फ्लेम सेल। और जो फ्लेम सेल है उसे क्यों नाम दिया गया फ्लेम सेल, क्योंकि उसके अंदर जो सीलिया होते हैं, लॉन्ग सीलिया होते हैं, टफ सीलिया होते हैं, उन सीलिया की जो शेप है वो बिल्कुल कैंडल फ्लेम की तरह होती है। और इन सीलिया की फ्लिकरिंग मूवमेंट से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसको नाम पड़ा है फ्लेम सेल्स। आप ये सब नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और कैरेक्टर स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थेस का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो इनका नर्वस सिस्टम है, इनमें नर्व सिस्टम प्रेजेंट है। पहली बार इनमें क्या हुआ, गैंग्लिया फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि इनमें पहली बार गैंग्लियॉन्स बने हैं। व्हाट आर गैंग्लियन, दीज आर अ ग्रुप ऑफ साइटॉन्स, यानी कि जो इनमें न्यूरॉन सेल्स है उनका जो एक क्लस्टर है, ग्रुप्स है, उनने पहली बार गैंग्लिया फॉर्मेशन स्टार्ट किया। और इनका जो नर्वस सिस्टम है दैट्स लैडर लाइक, बिल्कुल सीढ़ी की तरह, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, तो बेटा सो इनमें क्या है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें गैंग्लियन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज गैंग्लियन फॉर्मेशन, कि जो न्यूरॉन सेल्स है वो क्लस्टर्स, ग्रुप्स में रहने लगे जिनने बनाया गैंग्लियंस। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो है लैडर लाइक, यानी कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, पावर ऑफ रीजनरेशन। इस ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं प्लेनेरिया, उसमें स्ट्रॉन्ग है पावर ऑफ रीजनरेशन। उसका पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। पावर ऑफ रीजनरेशन,
यानी कि दे कैन रीजनरेट दियर बॉडी पार्ट्स, यानी कि अगर हम इनके जैसे एक ग्रुप है इनमें उसको बोलते हैं प्लेन एरिया, अगर हम उसको टुकड़े कर सकते हैं, सपोज आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ प्लेन एरिया। यह है प्लेन एरिया, अगर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं जितने पार्ट्स में, एवरी पार्ट रीजनरेट्स, हर कोई पार्ट जो है रीजनरेट होता है, वो इनमें स्ट्रांग है पावर ऑफ रीजनरेशन इस ग्रुप में प्लेन एरिया में। क्यों? क्योंकि इनमें एक सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं नियोब्लास्ट सेल, उसी सेल की वजह से पावर ऑफ रीजनरेशन है। सो दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन दैट ड्यू टू power of regeneration due to a pluripotent cells known as neoblast cell। ध्यान से बेटा, जो प्लेटेहेल्मिंथेस है दे कैन रीजनरेट दियर बॉडी पार्ट्स, अगर इनके बॉडी पार्ट्स ब्रेक हो जाएंगे दे कैन रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट्स। किसकी वजह से? इनके अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है प्लूरोपोटेंट सेल, और जो प्लूरोपोटेंट सेल है एक जिसमें पावर ऑफ डिवीजन एंड पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, उन सेल्स को हमने नाम दिया नियोब्लास्ट। यानी कि जो प्लेन एरिया है, यहां मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे किसमें पाया जाता है? प्लेन एरिया में। जो प्लेन एरियंस है उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन है, किसकी वजह से? ड्यू टू ए प्लूरोपोटेंट सेल नोन एज नियोब्लास्ट सेल। यानी कि प्लेन एरिया में एक सेल है नियोब्लास्ट सेल, उस सेल की वजह से इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन है। ये जो नियोब्लास्ट सेल है इसमें पावर ऑफ डिवीजन है एंड पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से दे कैन रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। जो प्लेटेहेल्मिंथेस है या रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है जैसे हमने देखा लास्ट फाइलम में। सो इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट, यानी कि रिप्रोडक्शन में ये क्या है? दे शो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड, दीज आर बाइसेक्चुअल, ये बाइसेक्चुअल है, यानी जिसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्चुअल और हर्माफ्रोडाइट? यानी कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, यानी कि यहां पे मेल और फीमेल अलग नहीं है। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी है और उसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल पार्ट भी है। नेक्स्ट, इनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहां जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। सो दैट मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमिट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमिट। सो मेल और फीमेल गैमिट बॉडी के अंदर ही फ्यूज हो जाएंगे, बनाएंगे जाइगोट, और वो जाइगोट डेवलप होगा इनटू लार्वा एंड लार्वा डेवलप होगा इनटू ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहां पे जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे हमने लास्ट फाइलम में देखा, वहां पे भी एक लार्वा फॉर्मेशन था, वहां पे भी जो डेवलपमेंट थी वो इनडायरेक्ट थी। यहां पे डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, यहां पे जब जाइगोट बनता है वो जाइगोट जो है वो इनडायरेक्टली डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म में। उस जाइगोट से पहले एक्चुअली लार्वा बनता है और वही लार्वा फिर लेटर डेवलप होता है इनटू एडल्ट में। वो यहां से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता है, यहां लार्वल फॉर्मेशन है। सो वी कैन से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस लार्वल फॉर्मेशन, लार्वल स्टेज। वो इसमें लार्वल स्टेज होते हैं। तो कौन कौन सा लार्वा है पहले देखिए।
Cystocircus hexacanth oncosphere. These are the names of larva of Taenia. ये टीनिया जो है, टेप फॉर्म जो है, ये उनके लार्वा है. Cystocircus, hexacanth एंड ऑनकोस्फीयर, दीज आर द लार्वा ऑफ टीनिया. मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें जो रिप्रोडक्शन वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बाइसेक्सुअल है. इनकी जो फर्टिलाइजेशन वो अंदर ही होती है, बॉडी के अंदर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, इनमें लार्वल स्टेज है. और जो लार्वा है वो कितने हैं, जैसे पहला है Cystocircus, hexacanth एंड ऑनकोस्फीयर, दीज आर द लार्वा ऑफ टीनिया. उसके बाद Ceridium, Metaceridium, these are the larvae of Fasciola. Fasciola, Ceridium and Metaceridium, these are the larvae of Fasciola. तो Cystocircus, hexacanth एंड oncosphere, these are the larvae of Taenia. और जो Ceridium है और Metaceridium, these are the larvae of Fasciola. तो यहां पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यहां पे लार्वल स्टेज है. और जो लार्वा है वो कैसे है, Cystocircus, hexacanth एंड oncosphere, these are the larvae of Taenia. और जो यहां पे Fasciola है उसके लार्वा है Ceridium, Metaceridium, Ceridium, Metaceridium. हाँ, एक और है, दैट्स Miracidium. Miracidium. सो यहां पे 3 लार्वा है, सॉरी मैं एक भूल गया था. सो पहला है Cystocircus, hexacanth एंड oncosphere, these are the larvae of Taenia. पहले 3 जो है Cystocircus, hexacanth एंड oncosphere, these are the larvae of Taenia. उसके बाद जो है Ceridium, Metaceridium एंड Miracidium, these are the larvae of Fasciola. सो आप ये सब नोट कीजिए. इसके बाद हम इनका एक और कैरेक्टर स्टडी करेंगे. बेटा अब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे कि इनमें जो पैरासिटिक एडेप्टेशन है उनके लिए क्या क्या है जिसकी वजह से ये अडॉप्ट हो चुके हैं एज फार एज एंडोपैरासाइट्स के लिए. सो वी कैन सी नाउ पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है हाउ दे आर अडेप्टेड जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ. यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनका जो पैरासिटिक मोड है वो किस तरीके से अडॉप्ट है. यानी कि इनमें मेजॉरिटी जो है वो है एंडोपैरासाइट है, जैसे लिवर फ्लूक्स है वो एंडोपैरासाइट्स है. तो एंडोपैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है उसमें क्या अडॉप्टेशन है, उनमें क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से ये बेस्ट सूट है फॉर एंडो और एक्टोपैरासाइट. सो ध्यान से देखिए बेटा, जो इनकी पैरासिटिक एडैप्टेशन है उसमें सबसे पहले इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है हुक. इनमें पाया जाता है हुक्स. उन हुक से क्या है, ये खुद को अटैच करता है विद द सबस्ट्रेटम और विद द होस्ट. हेल्प्स इन अटैचमेंट, हेल्प्स इन अटैचमेंट. गो दैट मीन्स जब कोई फ्लूक अटैचमेंट, जब कोई फ्लूक वर्म जो पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, जब वो एक बॉडी के अंदर जाता है या इनमें जो टीनिया है जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी के अंदर ये वॉल के साथ, म्यूकोजा के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स. तो इनके पास जो है 2 हुक शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो ये पायर्स करते हैं इनटू द म्यूकोजा ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे ये इजीली रह सकते हैं. सो दीज जो हुक्स है इनको हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट में. बी सेकंड, इनके पास होते हैं सक्कर्स. सक्कर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सक्कर्स. सक्कर्स एक तो हेल्प करता है अटैचमेंट में, यानी कि एक जो सक्कर्स है वो सबस्ट्रेटम के साथ या म्यूकोजा के साथ या एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोजा के साथ अटैच होता है और हेल्प करता है इसको इंजेक्शन में. सो सक्कर्स हेल्प्स इन अटैचमेंट.
suckers helps in attachment and ingestion यानी कि वो हेल्प करता है किसमें, फूड एंगल्फ करने में। वो इंजेक्शन में भी हेल्प करता है सकर्स, और अटैचमेंट में। हुक्स का सिर्फ काम है टू अटैच इनटू द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सकर्स का काम है अटैच भी करना और इंजेक्शन भी करना। सी, जब एक एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है, एक होस्ट के अंदर रहता है, तो वो खाना क्या खाता है, वो उस होस्ट का जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को एब्जॉर्ब करता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब एक पैरासाइट एक बॉडी के अंदर रहता है, एक पैरासाइट जब बॉडी के अंदर रहता है, तो बॉडी के अंदर यानी कि जो होस्ट की बॉडी है वो उसी पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। पैरासाइट जो है वो अपना न्यूट्रिशन कहीं से हासिल नहीं करता, वो न्यूट्रिशन कहां से हासिल करता है, उस होस्ट के बॉडी से। क्यों? जो होस्ट के बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है उसी डाइजेस्टिव फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो होस्ट का डाइजेस्ट फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। किस फूड को? जो होस्ट की बॉडी ने डाइजेस्ट किया है। वो अगर एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट एक्ट करता है, उसके अंदर डाइजेशन हुई है, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? जो है पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करेंगे टीनिया सेजिनेटा। जो टीनिया सेजिनेटा एक एंडोपैरासाइट है ह्यूमन्स में, इसे हम कहते हैं बी फर्म। जब एक इंसान, जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये टीनिया सेजिनेटा आ जाता है, तो अपने हुक से ये अटैच करता है कहां, विद द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है, जो गट का वॉल है, म्यूकोसा, उसमें ये पायर्स करता है अपने दो हुक्स को, और सकल्स की मदद से ये इंजेक्शन करता है। और इतना ही नहीं, जो हम एक ह्यूमन बॉडी ने डाइजेशन की होती है, जो उसका फूड डाइजेस्ट होता है, उस डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है कौन? ये पैरासाइट, ये टीनिया सेजिनेटा। कैसे? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। वन मोर पॉइंट, ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनके बॉडी वॉल जो सराउंड बाय लेयर्स होते हैं टेगुमेंट। बॉडी वॉल इज सराउंडेड बाय सॉरी body wall is surrounded by tegumentum. ये बड़ा थिक लेयर होता है टेगुमेंटम। इनकी जो बॉडी वॉल है दैट सराउंडेड बाय टेगुमेंटम, एक थिक लेयर है वो इनके बॉडी पे होता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इनको ब्रेक नहीं कर सकते। विच protects them from digestive juice। यानी कि जो एक पैरासाइट है, जब ये एक बॉडी के अंदर रहता है, होस्ट के अंदर रहता है, तो होस्ट की बॉडी का जो डाइजेस्टिव जूस होता है या डाइजेस्टिव सेक्रीशन होता है या एंजाइमेटिक सेक्रीशन होती है, जैसे हमारे बॉडी में एसिड होता है, तो उस एसिड से बचने के लिए इनकी बॉडी के वॉल पे क्या होता है, टेगुमेंटम। मैं रिपीट करना चाहता हूं, इनकी बॉडी वॉल पे एक टफ कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं टेगुमेंटम। इस टेगुमेंटम की वजह से क्या होता है, ये जो पैरासाइट है ये इजिली रहता है कहां पर, इनसाइड द होस्ट। क्यों? क्योंकि जो ये होस्ट है ये प्रोड्यूस करता है एक डाइजेस्टिव सेक्रीशन या एंजाइमेटिक सेक्रीशन, या इनमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से खतरा हो सकता था इस पैरासाइट को। तो पैरासाइट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प फ्रॉम दीज डाइजेस्टिव जूस। किसकी मदद से? टेगुमेंटम की मदद से। मोस्टली ये क्या दिखाते हैं, मोस्टली दे शो anaerobic mode of respiration, anaerobic mode of respiration, यानी कि ये रेस्पिरेशन जो पैरासाइट्स है ये क्या दिखाते हैं,
एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन दिखाता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशन थे किनके? पैरासाइट्स के। जो पैरासाइट्स यानी कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीज जो पैरासाइट्स है उनमें हुक्स होता है अटैचमेंट के लिए, सकर्स होता है अटैचमेंट और इंजेक्शन के लिए। ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड ऑफ होस्ट, और इनका जो बॉडी वॉल है उस पर टेग्यूमेंटम होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव सेक्रीशन से, और दे आर मोस्टली एनएरोबिक। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 क्लासेस में। इनके 3 क्लासेस है। सो पहला क्लास जो है इनका, जो फर्स्ट क्लास है, राइट हियर फर्स्ट क्लास, इसे बोलते हैं हम टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया क्लास। सो इनका जो पहला क्लास है दैट्स टर्बुलेरिया। जो टर्बुलेरिया है ये क्या है? ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग फ्रेश वाटर। इनका पहला कैरेक्टर है, यानी कि जो टर्बुलेरियंस है दे आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर। एंड सेकंड, पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें होती है पावर ऑफ रीजनरेशन, इनका सेकंड कैरेक्टर है। सो टर्बुलेरिया जो क्लास है दे आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर, दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन, एंड इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जो सीलिएटेड म्यूकस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं? रेबिडाइटीज। रेबिडाइटीज, ध्यान से सुनिए। जो टर्बुलेरिया है इनमें एक स्ट्रक्चर है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं रेबिडाइटीज। ये जो रेबिडाइटीज है इसको हेल्प करता है लोकोमोशन में, हेल्प्स इन लोकोमोशन। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, टर्बुलेरिया का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? दे आर फ्री लिविंग एंड फ्रेश वाटर, इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन है, और ये इनमें एक सीलिएटेड म्यूकस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं रेबिडाइटीज, जो उनको हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। एग्जाम्पल, डुगेशिया, DUGESIA, डुगेशिया या प्लेनेरिया। ये इनका पहला हमने लिया है, पहला टाइप था टर्बुलेरिया क्लास। और जो एक टर्बुलेरिया क्लास है इनमें स्पेशल कैरेक्टर्स क्या देखे गए हैं? ये फ्री लिविंग है। सो ऑल द फ्री लिविंग, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, हमने लिखा था पहला कैरेक्टर हैबिटेट में कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है दे आर मोस्टली पैरासाइट्स बट सम आर फ्री लिविंग। जो फ्री लिविंग है वो टर्बुलेरिया क्लास में। हमने वहां पे कैरेक्टर पढ़ा था दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन, जिनको पावर ऑफ रीजनरेशन वो टर्बुलेरिया क्लास में। तो जो यूनिक यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो रखे गए हैं किस क्लास में? टर्बुलेरिया क्लास में। नाउ हम सेकंड क्लास देखेंगे। इन्हें हम बोलते हैं ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा यानी कॉमनली कहते हैं फ्लूक्स, इन्हें हम कहते हैं फ्लूक वर्म्स भी। ट्रिमेटोडा या फ्लूक्स, यहां सुनिए, ट्रिमेटोडा या फ्लूक्स कहते हैं हम इनको, फ्लूक वर्म्स भी कहते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर एंडो एक्टो पैरासाइट्स। सो जो ट्रिमेटोडा क्लास है या जो फ्लूक्स है जिन्हें कॉमनली कहते हैं फ्लूक्स, ये क्या है? ये एक्चुअली पैरासाइट्स है। कौन से पैरासाइट? या बॉडी के अंदर रहने वाले या बॉडी के बाहर रहने वाले। सो दे आर एंडो और एक्टो पैरासाइट्स। इनकी जो बॉडी है दैट्स अ लीफ लाइक बॉडी, पत्ते की जैसा, बिल्कुल लीफ लाइक बॉडी है इनकी, लीफ लाइक बॉडी। इनकी जो बॉडी की शेप है दैट्स जस्ट लाइक अ लीफ लाइक। तो इनमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, ध्यान से सुनिए। इनमें आता है पहला फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका
हिपेटिका हम कहते हैं लिवर को, यानी कि ये वो फ्लूक वर्म है जो कहां रहता है, लिवर में रहता है। ये डाइजेनेटिक है, ध्यान से सुनिए, ये डाइजेनेटिक है। सो दैट मीन इसके कितने होस्ट होंगे, 2 होस्ट पढ़े हैं हमने लास्ट टाइम में। फैसियोला हिपेटिका डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक वो होता है, हमने प्रोटोजोआ में पढ़े हैं, डाइजेनेटिक वो होता है जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा 2 होस्ट में। यहां इसका प्राइमरी होस्ट कौन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी होस्ट जो है वो है शीप या गोट, ठीक है। और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो है लिम्निया, दैट्स अ फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है बेटा। सो इनका जो सेकेंडरी होस्ट है, यानी कि इनका जो कैरियर है वो है फ्रेश वाटर स्नेल लिम्निया। जब एक शीप या गोट कहीं पे भी कोई स्टैग्नेंट वाटर पानी पीता है या कहीं पे घास खाता है, वहां पे होता है फ्रेश वाटर स्नेल लिम्निया, तो इसके जरिए इनके बॉडी के अंदर पहुंचता है फैसियोला हिपेटिका। और जो ये फैसियोला हिपेटिका है ये कहां रहता है, ये अटैक करता है लिवर को, इसलिए नाम ही पड़ा है फैसियोला हिपेटिका, बिकॉज दे अटैक ऑन द लिवर। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिवर रॉट डिजीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर रॉट डिजीज। तो जो फैसियोला हिपेटिका है ये क्या करता है, लिवर रॉट डिजीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको एनसर्कल करता हूं प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां नोट कीजिए अपनी कॉपी पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फैसियोला हिपेटिका है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, जो क्लास ट्रिमेटोडा में आता है। इसका प्राइमरी होस्ट शीप या गोट होता है, उसका सेकेंडरी होस्ट लिम्निया जो एक फ्रेश वाटर स्नेल है। इसकी ये क्या करता है, शीप या गोट को लिवर रॉट डिजीज यानी कि लिवर को सिरहोसिस करता है। एक और एग्जांपल है इसकी, शिस्टोस्टोमा एक और है, से बोलते हैं पैरागोनीमस। सो एक है शिस्टोसोमा जो है वो यूनिसेक्सुअल है, और पैरागोनीमस, शिस्टोसोमा और पैरागोनीमस ये दोनों जो है ये एग्जाम्पल है किसके, ट्रिमेटोडा के। जो पैरागोनीमस है इसे बोलते हैं लंग फ्लूक, पैरागोनीमस को बोलते हैं लंग फ्लूक, फैसियोला हिपेटिका को बोलते हैं हम लिवर फ्लूक। और जो शिस्टोस्टोमा है ये क्या है, ये एक यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट we'll see class Cystoda. I will write here third class Cystoda, जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं टेप वर्म। ये वो टेप नहीं होता है, बिल्कुल इनकी जो बॉडी है वो रिबन शेप्ड होती है, इसलिए इनको नाम पड़ा है टेप वर्म। ये वो नल नहीं है या वो टेप नहीं है। तो ध्यान से बेटा, अब थर्ड क्लास जो थर्ड क्लास है वो है सिस्टोडा, जिन्हें हम कहते हैं टेप वर्म। इन्हें हम कॉमनली क्या नाम देते हैं, टेप वर्म। क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिबन शेप है। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लिखिए बॉडी रिबन शेप, बॉडी जो है वो है बिल्कुल रिबन शेप। ये सारे हैं एंडोपैरासाइट्स। सो इनकी जो बॉडी है वो है रिबन शेप, ये एंडोपैरासाइट्स है। और इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर देखा गया, इनकी जो बॉडी है ये याद देखिए, इनमें स्यूडो सेगमेंटेशन है।
जब हम पढ़ रहे थे एनिमल कैरेक्टर्स तो मैंने वहां पे बोला था सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन, वो यही है क्लास सिस्टोडा। इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड की गई है फ्रैगमेंट्स में, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिक्स। तो वो जो प्रोग्लॉट्स है, जब एक टेप मैच्योर हो जाता है तो ये अपना जो एनल पार्ट, जो इसका टेल रीजन का प्रोग्लॉट्स है, उनको स्लोफ ऑफ करता है, कट करता है, ब्रेक करता है, और जो डेवलप होता है इनटू अनदर प्लेटिहेल्मिंथ, अनदर टेपवर्म में। तो दैट मींस इन्हें हम क्यों कहते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन, क्योंकि इनकी सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं है। इनकी जो सेगमेंटेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं है, बल्कि जब ये ग्रो करता है तो ग्रोथ की वजह से जो इसके बॉडी के फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हीं को हमने नाम दिया है प्रोग्लॉटिड्स, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन। सो इनमें देखा गया है स्यूडो सेगमेंटेशन। व्हाट इज दैट स्यूडो सेगमेंटेशन? यानी कि इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन देखा गया है। इनकी जो बॉडी है इनमें फॉल्स सेगमेंट्स देखे गए हैं, जिन्हें हम कॉमनली क्या नाम देते हैं? प्रोग्लॉटिक्स। यानी कि जो इनकी बॉडी है स्यूडो सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिक्स। What are the proglottids? These are the body segments. जो प्रोग्लॉटिड्स है वो है बॉडी सेगमेंट्स, और ये इनको कंटिन्यूसली क्या करता है? एपोलाइज करता है, या हमको कहते हैं स्लोफिंग ऑफ। इनको कंटिन्यूअसली ब्रेक करता है, और जो वो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स है, ब्रोकन प्रोग्लॉटिड्स है, वो डेवलप होता है इनटू नेक्स्ट टेपवर्म। मैं फिर रिपीट करता हूं, इनमें स्यूडो सेगमेंटेशन है। इनमें क्या होता है? इनकी जो पूरी बॉडी है वो एक फ्रेगमेंटेड है, रिबन शेप्ड है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स। जब प्रोग्लॉट्स मैच्योर होता है, जो टेल रीजन के प्रोग्लॉट्स है वो डिजेनरेट होते हैं, ब्रेक होते हैं, स्लोफिंग ऑफ हो जाते हैं, एपोलाइज हो जाते हैं, और वो डेवलप होता है इनटू कंप्लीट नेक्स्टीनिया में। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए। पहले हम लिखेंगे इनमें जो पहली एग्जांपल है दैट्स टीनिया सोलियम। इसे हम बोलते हैं पोकवर्म, क्योंकि ये किनको होता है? पिग को होता है। ध्यान से सुनिए, इसमें जो एक्चुअली सेकेंडरी होस्ट है वो है पिग। टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट है, इनका जो प्राइमरी होस्ट मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट है यहां पे बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पिग, टीनिया सोलियम, ध्यान से, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा में। जो टीनिया सोलियम है वो एक एंडोपैरासाइट है, जिसका सेकेंडरी होस्ट है पिग और प्राइमरी होस्ट है मैन। यानी कि जो पिग है वो है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, और जो प्राइमरी होस्ट क्या है वो है मैन। ध्यान से सुनिए, जो टीनिया सोलियम का एडल्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टीनिया सोलियम का एडल्ट है वो करता है टीनिएसिस। यानी कि जो टीनिया सोलियम है, यानी कि एडल्ट टीनिया सोलियम ह्यूमंस को क्या करता है? टीनिएसिस। टीनियस इतना हार्मफुल नहीं है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया इंसान होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। लेकिन जो इसका लार्वा है, सिस्टिस सिरकस लार्वा, हम ये कह सकते हैं कि जो टीनिया है, खुद एडल्ट टीनिया, वो करता है टीनियस, इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जो इसका बच्चा है, बेटा है, सिस्टिस सिरकस लार्वा, दैट कॉजेस सिरकोसिस, और वो बड़ा खतरनाक है। यानी कि लार्वा खतरनाक है, एडल्ट खतरनाक नहीं है। एडल्ट की वजह से होता है टीनियसिस, और लार्वा की वजह से होता है सिस्टिक सिरकोसिस, और सिस्टिक सिरकोसिस बिल्कुल डेंजरस है। ठीक है, यह था टीनिया सोलियम। जो टीनिया सोलियम है, जब कोई इंसान
अनकुक्ड पिग मीट खाएगा, उसी की वजह से यह होता है टीनिया सोलियम। सेकंड है इसका टीनिया सेजिनेटा, यह भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके भी दो होस्ट है, एक है प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट जो है वो है मैन, और जिसका सेकेंडरी होस्ट है, और जिसका सेकेंडरी होस्ट है वो है बीफ, या हम कह सकते हैं काउ, काउ, ठीक है। यह अक्सर किससे होता है? बीफ, जब हम जो है बड़ा मीट खाते हैं, काउ का मीट खाते हैं, या हम बुल का या ऑक्स का जो है मीट खाते हैं, तो उसकी वजह से यह होता है। लेकिन कौन सा जो पूरी तरह से कुकड नहीं होगा, यानी कि अनकुकड काउ और ऑक्स मीट या बुल मीट जो हम खाते हैं, जो बीफ हम खाते हैं, उसी की वजह से टीनिया सेजिनेटा होता है। तो इसे हम कॉमनली कहते हैं बीफ फॉर्म, बीफ फॉर्म। अक्सर पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बीफ फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्क वर्म। इवन जब हम एग्जाम देते हैं JKCT उस वक्त, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्म पैरासाइट ऑकर्स टू मुस्लिम पॉपुलेशन, वो था टीनिया सेजिनेटा। क्योंकि जो मुसलमान है उनके लिए जो पोर्क है यानी जो पिग है उनका नाम लेना भी हराम है। तो जो ये टीनिया सोलियम है ये अक्सर आता वहां पे, ये जो टीनिया सेजिनेटा यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीनिया कॉजेज डिजीज टू मुस्लिम पॉपुलेशन, तो वो था टीनिया सेजिनेटा। एक और इसकी एग्जांपल है इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, इसे बोलते हैं डॉग वर्म, इसे बोलते हैं डॉग वर्म कॉमन। तो इकाइनोकोकस जो है वो है डॉग वर्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है बेटा। तो पहला एग्जांपल टीनिया सोलियम, दूसरा एग्जांपल टीनिया सेजिनेटा, और जो थर्ड एग्जांपल है वो है इकाइनोकोकस। ये सब किस में आते हैं? क्लासिस्टोडा में। क्लासिस्टोडा जिन्हें कॉमनली बोलते हैं टेपवर्म, इनकी बॉडी बिल्कुल रिबन शेप्ड होती है। इनके जो ये सारे एंडोपैरासाइट्स है इनमें सीरो सेगमेंटेशन देखी गई है। व्हाट इज सीरो सेगमेंटेशन? यानी कि इनकी बॉडी जो है वो इनके बहुत सारे जो है फ्रेगमेंट्स है जिन्हें बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स, और वो प्रोग्लॉटिड्स कब बनते हैं? लाइफ में ये एम्ब्रियन स्टेज में नहीं बनते हैं, और जब इनको जो इनके एनल पार्ट या टेल रीजन के प्रोग्लॉट्स है वो एपोलाइज होते हैं, स्लॉफिंग ऑफ होती है, उनकी ब्रेक हो जाते हैं वो, और तो वो डेवलप होते हैं इनटू नेक्स्ट टीनिया में। तो यहां पे एग्जांपल है टीनिया सोलियम, से बोलते हैं पोर्क वर्म, वो प्राइमरी होस्ट मैन है, उसका सेकेंडरी होस्ट पिग है, उसके एडल्ट से होते हैं टीनियसिस, और उसके लार्वा जो उसको बोलते हैं सिस्टिसिरकस लार्वा, जो करता है सिस्टिसिरकोसिस। उसके बाद है टीनिया सेजिनेटा, उसका प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट काउ या हम कह सकते हैं ऑक्स होता है। तो बीफ है, कैटल हम कह सकते हैं, तो इसे कॉमन हम कहते हैं बीफ वर्म। और थर्ड जो है उसको बोलते हैं इकाइनोकोकस, जिसे हम बोलते हैं डॉग वर्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट वर्म है। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जल्ल शानु, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे फाइलम निमैटीहेल्मिंथीज, जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।